नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम तलवार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। दर्शकों, 2024 के इलेक्शंस का समय चल रहा है और आज हम विश्लेषण करेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करेंगे कि जो मंडी सीट पे कंगना रनौत जी इलेक्शन फाइट कर रही हैं अगेंस्ट विक्रमादित्य सिंह। तो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के बेस पर हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में 4 जून को जब गणना होगी तो किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन मंडी सीट से विजेता हो पाएगा। इससे पहले कि मैं अपने ज्योतिषीय विश्लेषण के साथ आगे बढ़ूं, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब बटन जो रेड कलर का है उसके पास एक बेल आइकन है, उसको दबा दें सो दैट कि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। और आपका साथ और भरपूर प्यार हमें यूं ही चाहिए, क्योंकि जब तक आप हमें सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हमारे सब्सक्राइबर्स का जो नंबर है वो बढ़ेगा नहीं। क्योंकि ये जो दुनिया है वो आपके काम को सिर्फ नंबर से ही आंकती है। अगर आपके नंबर्स अच्छे हैं तो आप एक अच्छी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। और समय व्यर्थ न गवाते हुए हम अपने विश्लेषण पर आगे बढ़े। जैसा कि स्लाइड से आपको ज्ञात हो गया है कि आज हम चर्चा करने वाले हैं कंगना रनौत जी और विक्रमादित्य सिंह जी के हॉरोस्कोप के ऊपर। साथ ही हम इस गणना से ये पता करने की कोशिश करेंगे कि 2024 के इलेक्शन की जो सीट है, मंडी सीट, वो कौन जीतेगा। इससे पहले कि हम विश्लेषण को स्टार्ट करें, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये एक प्योरली एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है और ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाया जा रहा है। इसका किसी भी पार्टी विशेष के साथ कोई भी संबंध नहीं है। इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस है वो यही है कि हम एस्ट्रोलॉजिकली विश्लेषण करें और इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि भविष्य में क्या घटना होने वाली है। ये एक प्योरली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। अब हम देखें कंगना रनौत जी का जो चंद्र कुंडली है, क्योंकि ये जो डाटा है ये इंटरनेट के ऊपर जो भी हमें डाटा मिला उससे हमने एकत्रित करके प्रिडिक्शन करने की कोशिश की है। और इस पूरे विश्लेषण को करने के बाद लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन इस सीट को जीत सकता है। तो कृपया अंत तक हमारे साथ बने रहें। कंगना रनौत जी का ये हॉरोस्कोप है। इसमें चंद्र कुंडली में धनु राशि के अंदर चंद्रमा विराजमान है। ठीक है। और चंद्र कुंडली से द्वितीय भाव में शुक्र विराजमान है मकर राशि में। कुंभ राशि में बुध विराजमान है तृतीय भाव में। चतुर्थ भाव में बृहस्पति, राहु और सूर्य विराजमान है मीन राशि के अंदर। पंचम भाव में चंद्रमा से मंगल विराजमान है मेष राशि में। उसके बाद केतु जो है वो दसम भाव में विराजमान है कन्या राशि के अंदर। और शनि जो है वो विराजमान है द्वादश भाव में स्कॉर्पियो राशि के अंदर, वृश्चिक राशि के अंदर। अब हम विक्रमादित्य सिंह जी के हॉरोस्कोप के ऊपर एक नजर दौड़ाएं तो वृषभ चंद्र राशि की जो कुंडली है, चंद्रमा वृषभ राशि में विराजमान है जो कि उच्च के हैं। बृहस्पति जो है मिथुन राशि में है द्वितीय भाव में। तृतीय भाव में केतु है जो कि कर्क राशि में है। और पंचम भाव में मंगल बुध के साथ हैं कन्या राशि में। देन छठे भाव के अंदर सूर्य हैं जो कि नीचस्थ होकर बैठे हैं तुला राशि के अंदर। शुक्र जो है वृश्चिक राशि में सप्तम भाव में विराजमान है। तो ये ग्रहीय स्थिति है विक्रमादित्य सिंह जी के हॉरोस्कोप की, जो भी डाटा हमें इंटरनेट से मिल सका। अभी हम 4 जून को सुबह 7 बजे जब ये इलेक्शन की काउंटिंग होगी उसके समय को आधार मानते हुए हम देखें कि उस समय ग्रह गोचर की स्थिति क्या रहेगी। बुध, बृहस्पति, शुक्र और सूर्य जो हैं वो वृषभ राशि में से गोचर कर रहे होंगे जो कि
कंगना रनौत जी के छठे भाव में पड़ता है। और यही ग्रह जो है विक्रमादित्य सिंह जी के चंद्र राशि में से चंद्र के ऊपर से गोचर कर रहे होंगे उस समय। फिर हम देखें कि मंगल और चंद्रमा जो है वो मेष राशि में से गोचर होगा। कंगना रनौत जी के हॉरोस्कोप में वो मंगल के ऊपर से चंद्र और मंगल का गोचर होगा। मंगल जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, पंचम भाव में बैठा है। इस जो गोचर का विशेष महत्व रहेगा जो हम ये एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। फिर हम देखें कि चंद्र और मंगल का गोचर जो है वो विक्रमादित्य सिंह जी की कुंडली में द्वादश भाव में चंद्रमा से 12 में हो रहा है। ठीक है। और राहु का गोचर जो है इस समय अगर हम देखें मीन राशि में से कंगना रनौत जी के सूर्य, राहु और बृहस्पति के ऊपर से हो रहा है। ठीक है। और ये गोचर के हिसाब से अगर हम देखें तो विक्रमादित्य जी की कुंडली में राहु का गोचर जो है 11वें भाव से हो रहा है, मीन राशि में से। ठीक है। शनि का गोचर जो है कंगना रनौत जी के चंद्रमा से तीसरे भाव में बुध के ऊपर से हो रहा है। ठीक है। और जो कि द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में से गोचर कर रहे हैं। विक्रमादित्य जी के हॉरोस्कोप में शनि का गोचर जो है दसम भाव में से हो रहा है। ठीक है। और केतु का जो गोचर है वो कंगना रनौत जी के दसम भाव में से केतु के ऊपर से हो रहा है। और यही गोचर जो है विक्रमादित्य जी के हॉरोस्कोप में मंगल और बुध के ऊपर से पंचम भाव से हुआ। अब हम यहां पर देखें तो बृहस्पति जो गोचर का बृहस्पति, बुध और शुक्र सूर्य के साथ है। कंगना रनौत जी के हॉरोस्कोप में जन्म का जो बृहस्पति, राहु और सूर्य है वो गोचर के बृहस्पति से 11वें भाव में बैठ रहा है, जो कि एक लाभ की स्थिति को क्रिएट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि जो चंद्रमा है उसका गोचर अपने से पंचम में हो रहा है, पंचमेश के साथ हो रहा है और पंचम के मंगल के ऊपर से हो रहा है, जो कि एक और पॉजिटिव स्थिति है। ठीक है। अब हम ये देखें कि कंगना रनौत जी के हॉरोस्कोप में जो छठा घर है चंद्रमा से वो तुला राशि है। ठीक है। और आप देखिए कि विक्रमादित्य जी की भी तुला राशि है, जिनसे कि कंगना रनौत जी का कंपटीशन है, क्योंकि छठा भाव जो है कंपटीशन का है। लेकिन अब हम वहां पे देखें कि विक्रमादित्य सिंह जी की जो चंद्र राशि है उसमें जो सूर्य है वो अब चंद्रमा से छठे में चला गया है, जो कि तुला राशि है, और वहां पर जाकर वो नीच का हो रहा है। ठीक है। फिर हम उससे देखें कि कंगना रनौत जी के हॉरोस्कोप के अंदर हम देखें कि बृहस्पति, सूर्य और राहु का प्रभाव जो है दसम के केतु के ऊपर से ऊपर आ रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लाल किताब जो चतुर्थ के ग्रह हैं वो दसम के ग्रह को देखते हैं, प्रभावित करते हैं। तो जब सूर्य और बृहस्पति केतु को प्रभावित करते हैं तो एक ध्वज कीर्ति योग का निर्माण हो रहा। जबकि अगर हम यही चीज विक्रमादित्य जी के हॉरोस्कोप में अगर देखें तो ऐसी स्थिति नहीं है। और जो केतु का गोचर है वो मंगल और बुध के ऊपर से हो रहा है, पंचम भाव से। तो ये और भी स्थिति को इंप्रूव नहीं करता है, क्योंकि बुध और केतु जो है वो मंगल के अति शत्रु है। ठीक है। तो यहां पर मंगल और बुध जो है उसके ऊपर से केतु का गोचर होना कोई बहुत अच्छी स्थिति को नहीं दर्शाता है। उसके ऊपर हम देखें कि बुध, बृहस्पति, शुक्र और सूर्य का जो गोचर है चंद्रमा के जन्म के चंद्रमा के ऊपर से वृषभ राशि में से हो रहा है। और अगर आप देखें तो यहां पर सूर्य जो है वो नीच का है, सूर्य नीच का है। और वो नीच का जो छठे में बैठा हुआ है, छठे में बैठा हुआ सूर्य जो है
वो चंद्रमा मन का कारक है, उसके ऊपर से उस दिन गोचर कर रहा है। और अगर हम देखें, बृहस्पति अब कंबस्ट स्थिति से, जो अस्त हुआ था उस स्थिति से निकल गया है, लेकिन उस दिन शुक्र जो है पूरी तरह से अस्त है। और अब हम देखें कि विक्रमादित्य जी के ऑपोजिट जो सेवंथ हाउस है, जो हमारे कोई ऑपोजिट होता है, तो वो एक महिला प्रतिद्वंदी है, शुक्र। ठीक है। और शुक्र जो है उस दिन कंबस्ट है, लेकिन कंबस्ट है नीच के सूर्य के साथ। ठीक है। कंपटीशन में इनका जन्म का सूर्यास्त कंपटीशन के उसमें बैठा हुआ है, घर में बैठा हुआ है, लेकिन वो नीच का होकर बैठा है और वो लगन को पीड़ित कर रहा है। और अगर हम देखें, जो सामने वाले इनकी महिला प्रतिद्वंदी हैं, कंगना रनौत जी, उनका जो रा, राशि है शुक्र की, उसका जो डिपॉजिटर मंगल है उस दिन चंद्र के साथ अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, मेष में। और उस दिन का जो चंद्रमा है वो इनके जन्म के चंद्रमा से, मंगल और चंद्रमा दोनों जो हैं वो 12वें स्थान में गोचर कर रहे हैं। यहां पर एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि सप्तम का जो स्वामी है वो अपने मूल त्रिकोण की राशि में गोचर कर रहा है। जब लगन से जब हम चंद्र राशि से देखते हैं, वहां से सप्तम, जो कि हमारे ऑपोजिट कोई भी कार्य कर रहा है, अगर किसी दो लोगों में कोई कंपटीशन रहता है, तो सप्तम का ग्रह अगर ज्यादा मजबूत स्थिति में जा रहा है, तो वो ये दर्शाता है कि हमारा प्रतिद्वंदी विजयी हो सकता है। दूसरा, चंद्रमा का अपने से जो 12वें, चंद्रमा से 12वें जो गोचर है, वो किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं है। वो उनके मन की जो शांति है उसको व्यय होता हुआ दिखा रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि कंगना रनौत जी की अगर हम कुंडली में देखें, तो सूर्य, राहु और बृहस्पति जो है केतु को देख रहे हैं, तो ध्वज कीर्ति योग का निर्माण हो रहा है। इस ध्वज कीर्ति योग को जन्म जो गोचर का, माफ कीजिएगा, जो गोचर का बुध, बृहस्पति, शुक्र और सूर्य है, वो त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं केतु के, और केतु त्रिकोण में है शुक्र के। ठीक है। तो अगर हमें किसी महिला जातक की स्थिति को देखना है, तो हमें शुक्र के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जो बृहस्पति है वो यूनिवर्सली जीव के लिए यूज होता है, लेकिन अगर हम महिला के लिए देखें तो शुक्र और बृहस्पति दोनों को देखेंगे। अगर पुरुष की स्थिति देखनी है तो मंगल और बृहस्पति दोनों को देखेंगे। तो यहां पर देखिए कि जो उनके जन्म के समय ध्वज कीर्ति योग है, इस समय गोचर का बृहस्पति, सूर्य और शुक्र जो है मिलके इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये इस चीज को दर्शाता है कि ये इनकी ध्वज कीर्ति जो है वो बढ़ेगी। ठीक है। लेकिन विक्रमादित्य सिंह जी के हॉरोस्कोप में इस समय जो गोचर के ग्रह हैं वो बृहस्पति से 12वें जा रहा है। ठीक है। और केतु जो है उनके जन्म के मंगल, बुध और चंद्रमा के त्रिकोण में, और जन्म के मंगल और बुध के ऊपर से गोचर कर रहा है, जो कि किसी भी तरह से सही स्थिति नहीं है। ठीक है। और एक दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, पंचम भाव का मैंने शुरू में बोला था एक विशेष महत्व है। ठीक है। पंचम भाव ये दर्शाता है कि जो भी हम कोई कार्य कर रहे हैं, या हम अगर खुद हैं, जो हमारे मन की कोई अवस्था है, वहां से चंद्रमा से जो पंचम है, जैसे मन की अवस्था के किसी भी चीज को कितना हम कंटिन्यूटी में लंबे समय तक कर सकते हैं, ये हमारा पंचम भाव दर्शाता है। यहां पर आप देखिए, मंगल जो है पंचम भाव का स्वामी है, मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, और उसके ऊपर से चंद्रमा और मंगल जो है वो गोचर कर रहे हैं, जो कि इस स्थिति को और मजबूती देते हैं कि आगे जो इस राजनीतिक लाइन में कंगना रनौत जी आई हैं, ये इसको और मजबूती से और लंबे समय तक निभाएंगी। जो ये कंपटीशन है, इस कंपटीशन से वो उभर कर और लंबे समय तक इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहां पे देखिए कि पंचम का जो ग्रह है उसके ऊपर बुध है स्वामी,
उसके साथ मंगल है, उसका दुश्मन ग्रह है, और केतु जो है उसके ऊपर से गोचर कर रहा है, जो कि इस बात को दिखाता है कि ये कंपटीशन में ये लंबे समय तक नहीं चलेंगे, और इस कंपटीशन में हो सकता है कि इनको हार का सामना करना पड़े। ठीक है, तो ये तो एक हमारा ज्योतिषीय विश्लेषण था, और इस ज्योतिषीय विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 4 जून को जब काउंटिंग खत्म होगी तो हो सकता है कि इस चुनाव का जो घमासान है मंडी में हो रहा है, उसमें कंगना रनावत जी विक्रमादित्य सिंह जी को परास्त कर दें, ऐसा हो सकता है। परंतु साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे कि चंद्रमा यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह जी का उच्च का है, तो ये जो मुकाबला है वो काफी कांटे का होगा। ठीक है, हो सकता है कि जीत और हार का जो अंतर है वो कोई बहुत ज्यादा ना रहे। ठीक है, तो ये हमारी प्रस्तुति थी, और हम दोनों ही प्रतिद्वंदियों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार।